हम पढ़ने जा रहे हैं पीसी 21 और पीसी 21 का सबसे इम्पोर्टेंट ACAG स्टैंड फॉर अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल, और उसमें भी हम जो देखने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5 ये और चैप्टर 1। दो चैप्टर जो है इसके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर जो है वो 25 या 26 पारा में है, ठीक है, बड़ा चैप्टर है। और इसमें जितने भी आपके अकाउंट कोड नहीं एसी के फॉर्म्स दिए गए हैं वो 3, 4, 5 और बहुत सारे फॉर्म आपको इसी में मिलेंगे। तो अगर इस चैप्टर को आपने ध्यान से देख लिया, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि ACAG में कुल कितने क्वेश्चंस रहते हैं पीसी 21 में, तो मतलब कम से कम 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको ACAG से, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में अगर किसी एक चैप्टर को कवर करने के लिए कहा जाए तो चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका कहीं भी 7 या 8 क्वेश्चन नहीं रहने वाला। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग जितने ही केयरफुली पढ़ें उतना ही बेटर है, ठीक है ना। अरुण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात की क्लास में आप थे? रात में नहीं सर। हाँ? नहीं सर, नहीं थे आप, ठीक ठीक। चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है? चैप्टर 5 में दो गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट कैसे होता है, राइट। तो सर कल रात को क्लास हुआ था। हाँ मैडम, ठीक है। सेटलमेंट अकाउंट में आपको दो तरह के सेटलमेंट देखने के लिए मिलेंगे। एक सेटलमेंट है 8786, मतलब सेटलमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। क्या है? सेटलमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। और दूसरा है 8793 इंटर स्टेट सेटलमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? स्टेट सेटलमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग, मैंने लिख दिया है, आप लोग ने देख लिया, पर इसको समझ नहीं पाए हैं कुछ लोग। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट के ट्रेजरी से खर्च हो जाए तो स्टेट सेंट्रल से उतने पैसे का दावा करता है, क्लेम करता है। भाई बता, अगर स्टेट का पैसा सेंट्रल के ट्रेजरी से खर्च हो जाए या सेंट्रल के बैंक से खर्च हो जाए तो स्टेट सेंट्रल के ट्रेजरी से या बैंक से दावा करता है, क्लेम करता है। ये जो दावा है इसी का जो सेटलमेंट होता है उसी के लिए एक हेड बनाया गया है 8786, ठीक है। और यहाँ है एक सेंटर और एक स्टेट, यहाँ पर है स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि झारखंड में कोई साउथ का आदमी IS था और यहाँ पर उसको झारखंड कैडर मिला हुआ था और वो आदमी चलिए केरला का था, ठीक। तो रिटायरमेंट तक उसने, यानी कि पूरा सर्विस उसने यहीं पर तनख्वाह उठाई और रिटायर कर गया। और रिटायर करने के बाद में पेंशन पाने का दावा करने लगा केरल से। उसने कहा मैं केरल में अपने घर पे अपने गांव पे रहूंगा, मुझे पेंशन वहीं दिया जाए। तो पेंशन देने के लिए 2-3 तरीके हैं, या तो बैंक से पेंशन उठा लीजिए या तो ट्रेजरी से उठा लीजिए, ठीक है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो स्टेट के ट्रेजरी से उठाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमिशन है, प्रोविजन है। तो उसने केरल की ट्रेजरी से वो पैसे उठाए। तो केरल सरकार ने झारखंड सरकार के एम्प्लॉय को, चाहे उसका गांव किसी का भी रहे, सरकार का एम्प्लॉय है झारखंड का, केरल का नहीं है, तो उसको तनख्वाह भी झारखंड दे रही थी तो पेंशन भी झारखंड ही देगी, ठीक है। केरल सरकार ने झारखंड सरकार के एम्प्लॉय को अपने यहाँ पेंशन दिया, तो वहां पर उसको केरल सरकार ने जो पेंशन दिया है उसका क्लेम करेगा वो झारखंड से। यह स्टेट वर्सेस स्टेट, झारखंड एंड केरल, ठीक है। तो ये जो हेड है 8793 है, ठीक है। और इसी को हम समझते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर 5 में, जिसका नाम है इंटर स्टेट और इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट। इंटर स्टेट नहीं, इसका नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट, ठीक है।
चलिए, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिन जिन के पास में पीडीएफ में लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड है वो 8786 को भी खोलिए और 8793 को भी खोलिए। तो अगर आप अभी खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, अभी नहीं खोल सकते हैं तो मेरे इस क्लास को खत्म कर लेने के बाद में खोलिएगा और देखिएगा कि अमूमन जितने भी मेजर हेड होते हैं सब में कोई ना कोई माइनर हेड दिया गया है, लेकिन इन दोनों ही मेजर हेड के नीचे में कोई माइनर हेड नहीं दिया गया है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इन दोनों ही मेजर हेड के नीचे में कोई माइनर हेड उस बुक में नहीं दिया गया है। माइनर हेड नहीं दिया गया है इसका ये मतलब नहीं माइनर हेड होता नहीं होता है, ठीक। लेकिन 8786 के नीचे में जो माइनर हेड है वो अपने सुविधा के अनुसार बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सेंटर का एक माइनर हेड, सभी स्टेट के दूसरे माइनर हेड और उसके बाद में अदर हेड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें भी 8793 में भी माइनर हेड जो बनाया गया है वो स्टेट वाइज नहीं बनाया गया है, वो दो स्टेट का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ठीक है। जैसे झारखंड वर्सेस बिहार का एक माइनर हेड, झारखंड वर्सेस केरला का एक माइनर हेड, इस तरीके से माइनर हेड बनाए गए, समझे कि नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको उस किताब में माइनर हेड दिया हुआ नहीं है, केवल मेजर हेड दिया हुआ है और आपको इसमें ये वाला मेजर हेड काम लगेगा। इसके अलावा दो मेजर हेड इसमें और काम लगते हैं जिसको कि हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि सेंटर स्टेट के मामले में आपका 8786 का हेड बनता है कि नहीं? जी सर। लेकिन एक मामला बनता है जब सेंटर ने स्टेट को पैसा दिया, लोन, क्या दिया? लोन, ठीक है, और स्टेट ने लोन चुकाया, उसका मूलधन भी यानी कि प्रिंसिपल भी चुकाया, तो उस समय में 8786 के साथ में ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है। क्लियर, आप समझ रहे हैं, है ना? फिर से बताइए। बोलिए, कुछ बोलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। हेलो, बोलिए बोलिए, हाँ ऐसा कुछ तो बोलिए। हाँ सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे पूछिएगा तब हम बात करेंगे। तो फाइव, इसको समझने के लिए आपको 5.3 का एक्सेप्शन पढ़ना है। 5.3 का जो नेक्स्ट पेज में एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको जरा पढ़िए तो। 5.3 का एक्सेप्शन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कब पढ़ा जाता है? TEXPETI जो भी है एक्सेप्शन, EXCEPT, ठीक है, एक्सेप्शन इस तरीके से होगा। तो यहाँ सामान्य नियम ये है कि सेंट्रल और स्टेट के ट्रांजैक्शन में 8786 लागू होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है उसको पढ़िए, शुरू कीजिए। In case of transaction on account of repayment of central loans and payment of interest thereon, the head adjusting account between central and state government is not operated, but advices are issued by. सुनिए, रुकिए, हम लोग कॉमा कॉमा फुल स्टॉप करके पढ़ेंगे तभी आसान लगेगा, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है ना। तो पहली लाइन ये जो कि आपने पढ़ी वो ये है कि रीपेमेंट ऑफ सेंट्रल लोन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन, the head additional and adjusting account between central and state government is not operated। तो पहला जो आपका बुक है वहां लिख लीजिए एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट का जो हेड है वो ये है 8786, गलत ये लिख लीजिए, और ये लिखिए कि जहां पे रीपेमेंट ऑफ सेंट्रल लोन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में ये लागू नहीं पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि रीपेमेंट ऑफ सेंट्रल लोन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें 8786 लागू नहीं पड़ता है। अगर 8786 लागू नहीं पड़ता है तो कुछ लागू पड़ता होगा, क्या लागू पड़ता है वो आगे लिखा, वो पढ़िए मैडम। But advices are issued by the AG, crediting the head, central account office, Reserve Bank suspends under 8658 suspense account। आगे जाओ। रुक जाइए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 8658, अच्छा 8658 तो सब लोगों ने देखा है, इसका माइनर हेड भी सबको याद है, 101 था पावर सस्पेंस, याद है कि नहीं, हाँ या ना? जी सर। बोलिए, है ना?
दूसरा था 102 डिफेंस नहीं, तो क्या हुआ, सिविल सस्पेंस, समझे, सिविल सस्पेंस होगा 102, ठीक है। इसी में जब आप नीचे बढ़ते जाइएगा इसी वाले में तो 109 मिलेगा, समझे, और 109 है रिजर्व बैंक सस्पेंस। तो हमने पिछले चैप्टर्स में जब हम लोग 8658 को पढ़ रहे थे, हम लोगों ने 109 देखा था, पर अपने को पता नहीं था कि ये वाला जो हेड है कहाँ यूज होता है। तो भैया ये वाला हेड वहीं यूज होता है, समझे, जहाँ पे स्टेट का नहीं सेंटर का जो पैसा है, खासकर लोन है, उसका रीपेमेंट हो रहा होता है, रीपेमेंट ऑफ सेंट्रल लोन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उस समय में जो एडवाइस दिया जाता है वो 8786 में एडवाइस ना दे करके 8658 में हम आरबीआई को एडवाइस देते हैं, समझ रहे हैं आप? हेलो सर, ये रिजर्व बैंक हेलो, हाँ बोलिए। सर ये रिजर्व बैंक सस्पेंस 109 है या 110 है? जोर से बोलिए, धीरे धीरे नहीं। रिजर्व बैंक सस्पेंस 109 है या 110 है? नहीं रुकिए एक मिनट लाइन होल्ड कीजिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है, एक मिनट। चिपका दीजिएगा। हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हेलो हाँ बोलिए। सर, रिजर्व बैंक सस्पेंस 109 है या 110 है? 109 है ना रिजर्व बैंक सस्पेंस। 109 सर रिजर्व बैंक सस्पेंस हेडक्वार्टर्स है। जी जी, क्या बोल रहे हैं? रिजर्व बैंक 109 रिजर्व बैंक सस्पेंस हेडक्वार्टर्स है। 110 जो है वो रिजर्व बैंक सस्पेंस सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस है। अच्छा, तो 1010 कर दें? हाँ सर, नहीं, क्योंकि ठीक है ना? सेंट्रल अकाउंट ऑफिस रिजर्व बैंक सस्पेंस दिया हुआ है ना इसमें। ठीक है 1010 110 होना चाहिए ठीक ना। है ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो ये मामला आप लोगों को समझ में आया फिलहाल कि जब आप 8786 ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मल केस में, एक ऐसा एक्सेप्शन है जब आप 8786 ऑपरेट नहीं करते हैं, 8658 ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि सेटलमेंट का मामला बन रहा है पूरे के पूरे चैप्टर 5 में, और सेटलमेंट में अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। तो पहला केस जो हमने देखा था वो क्या देखा था हमने कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में सेटलमेंट होता है, ठीक है। और दूसरा केस हमने देखा हेड हमेशा लिखते जाएंगे, इससे क्या होगा जितनी बार लिखेंगे भूलेंगे नहीं। दूसरा है 8793 स्टेट वर्सेस स्टेट में सेटलमेंट होता है, समझे कि नहीं। इन दोनों ही मामलों में एक और पैटर्न है। पैटर्न क्या है वो देख लीजिए। पहला सेटलमेंट है वो है सेंडिंग एडवाइस, ठीक है, मतलब कैशलेस सेटलमेंट। सेंडिंग एडवाइस, ठीक है। और दूसरा है कैश सेटलमेंट, एक्चुअल कैश सेटलमेंट। ठीक है। अब देखिए क्या मसला है। तो मसला ये है कि आरबीआई एक बीच में पड़ा हुआ है, और आरबीआई जो है उसका भी एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग कास बोलते हैं, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन। और वो कहाँ है? सभी में नहीं है, हालांकि आरबीआई हर एक राज्य में है, लेकिन ये जो कास है वो नागपुर में ही है, ठीक है ना। चलिए अब क्या होता है कि सेंडिंग एडवाइस का जो मसला होता है इसमें आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। एक्चुअल कैश सेटलमेंट में आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो आरबीआई, ठीक है। और यहाँ पे यस आरबीआई, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि सेंडिंग एडवाइस का मसला क्या होता है।
तो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी ऐसा है कि एक राज्य है झारखंड और एक राज्य है बिहार, ठीक है। दोनों राज्यों में किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन हुआ और होता ही रहता है। और मजेदार बात यह है कि ये जो सेटलमेंट होता है एजी ऑफिस के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि आरबीआई है, ठीक है। यहाँ पे है एजीजे मतलब एजी झारखंड, और यहाँ है एजीबी मैंने एजी बिहार, ठीक है। और यहाँ पे है झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ जो है वो बिहार गवर्नमेंट है। अब देखिए आप जो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 5 आप पढ़ रहे हैं एजी झारखंड या एजी बिहार के अपने अंदर ऑफिस के अंदर कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे और एडजस्टमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। वहां पे आरबीआई के अंदर क्या होता है ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस पूरे के पूरे चैप्टर 5 में। इसलिए जब आप ये 5 पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप एजी ऑफिस हैं, ठीक है। आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आप आरबीआई नहीं है, ठीक है ना। तो आपके अंदर के ट्रांजेक्शन क्या होंगे इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि झारखंड सरकार ने बिहार सरकार के किसी स्टाफ का पेमेंट किया, राइट। कितना किया, मान लीजिए कि 1 लाख रुपया किया, ठीक है। तो एरिया बन रहा होगा। 1 लाख रुपया झारखंड ने किसका पेमेंट किया, बिहार का, और बिहार ने झारखंड का कितना पेमेंट किया, 80,000, ठीक है। 80,000 रुपया पेमेंट किया। अब देखिए 2 तरीका हो सकता है, या तो ये 1 लाख रुपया इससे मांगे क्योंकि पहले इसने पेमेंट किया है, तो 1 लाख रुपया ये पेमेंट करेगा। तो या तो 1 लाख रुपया का ये चेक दे दे या डीडी दे दे, ठीक है ना। अगर ये इस तरह से करता है पेमेंट तो उसको कहते हैं कैश सेटलमेंट, एक्चुअल कैश सेटलमेंट। तो आपको पहले ही हमने बता दिया है कि कैश का मतलब केवल नगद नहीं होता है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट भी अलाउड है। अमूमन डिमांड ड्राफ्ट और चेक से पेमेंट हो जाता है। तो बिहार सरकार इसको अगर 1 लाख रुपया दे दे तो आरबीआई को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है ना। लेकिन मान लीजिए कि बिहार सरकार को इन्वॉल्व ना करे, ठीक है, सॉरी बिहार सरकार को चेक से पेमेंट ना करे। अब वो क्या कहेगा, ये कहेगा आरबीआई को, बिहार में नहीं कहेगा डायरेक्ट, हालांकि कॉपी बिहार को भेजेगा, ठीक है। ये कहेगा आरबीआई को, क्या कहेगा कि हमने 1 लाख रुपया का बिहार को पेमेंट किया है, ठीक है ना। आरबीआई पूछेगा बिहार से कि उसने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है, उसकी कॉपी आपको भेजी है, सही है या गलत। बिहार सरकार को रिप्लाई करेगा कि हाँ जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, 1 लाख रुपए पेमेंट किया है तो आप मेरे वाले अकाउंट में से काट लीजिए। अब आरबीआई का जो कास है सेंट्रल अकाउंट सेक्शन, समझे कि नहीं, उसमें सबके अकाउंट है, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के अकाउंट है। तो झारखंड का भी अकाउंट है, बिहार का भी अकाउंट है। तो वो क्या करेगा कि इसके वाले या बिहार वाले अकाउंट से डेबिट करेगा 1 लाख रुपया और इसके वाले अकाउंट पर क्रेडिट करेगा, समझे कि नहीं। ये होता है बुक एडजस्टमेंट, समझे। इसी को बोलते हैं कैश सेटलमेंट। और इसको चूंकि इसमें आरबीआई इन्वॉल्व है, जब आप इसका एक्चुअल लैंग्वेज पढ़िएगा तो इसका नाम दिया गया आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर। इसको समझने के लिए आपको पहले 5.2 पढ़ना होगा। तो एक बार जरा 5.2 पढ़िए, पढ़िए। All transactions adjustable between state government inter se and between state government and central government covered by this procedure, briefly cited as RBI advice procedure, shall be initially brought to account in the state section of account under the head 8793 interstate suspense or 8786 adjusting account between central and state government respectively, as the case may be. In respect of the head interstate suspense account, there shall be subheads for each state government. In respect of adjusting, एक ही पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 बातें कह दी गई हैं। पहली बात क्या कही गई है कि इसका जो नाम है वो है आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर। क्या नाम है इसका, आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर। पहली बात। दूसरी बात क्या कहा गया है, दूसरी बात कहा गया है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का होगा हेड यहाँ होगा, स्टेट गवर्नमेंट का हेड होगा यहाँ होगा, ठीक है। ये बात इसमें कहा गया है।
तीसरी बात का क्या कहा गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द हेड इंटर स्टेट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ये वाला 8793 में देयर शैल बी सब हेड फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि यहाँ पे देयर शैल बी सब हेड फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ है, लेकिन जब आप लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड उलटिएगा तो वहां पे कहा गया कि देयर शैल बी अ माइनर हेड फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये किताब जब लिखी गई थी उस समय में इतना ज्यादा नहीं था, मतलब कि एमएसएन था लेकिन एसडीओ नहीं था, ठीक है। जब ओ नहीं था तो उस समय में हर एक स्टेट के लिए एस यानी कि सब हेड अलॉट किया गया था, लेकिन जब अब ओ आ गया है उसको माइनर हेड लेवल पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसकी वजह से आप इस किताब में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन सेट करेगा वो शायद इसका कंपैरिजन नहीं करेगा लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड से। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया गया तो बहुत मुश्किल आ जाएगी कि आप सब हेड मारिए कि माइनर हेड मारिए, लेकिन प्लीज आप एक बार दोनों को टैली करवा करके देख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड से इसकी, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा है। चलिए आगे देखते हैं इस वाले पारा में और क्या लिखता है। और ट्रांजैक्शंस एडमिसिबल बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, इंटर स्टेट एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्ड बाय द प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर। कौन सी प्रोसीजर? तो प्रोसीजर है पहला वाला 5.1 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं आरबीआई एडवांस प्रोसीजर, या जिसको कहते हैं कैशलेस प्रोसीजर, ठीक है ना, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन स्टेट एंड 5.1 जरा कोई पढ़िए तो 5.1 पढ़िए। The general outline of the procedure नहीं connected with the 5.1 5.1 ही है ना। हाँ ठीक है पढ़िए। Connected with the settlement of transactions between a state government and the central government, including those of railways, post and telegraph and defense, and between one state government and another is set forth in this chapter. There are two procedures which are adopted in dealing with such settlement as indicated below. पढ़ना है आगे सर। एक पारा करके पढ़ते हैं। पहला वाला बात जो पारा ने पढ़वाया, आपको क्यों पढ़वाया, उसमें जो बात लिखी गई है वो लिखा गया इंक्लूडिंग आरपीटीडी, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस, इसमें इंक्लूडिंग है। जबकि आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसमें पूछा गया एक्सक्लूडिंग नहीं करना है, इंक्लूडिंग है, समझे। कोई भी सेटलमेंट होगा आरपीटीडी इंक्लूड रहेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद में कहा गया है टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, सेंडिंग एडवाइस वाला जो हमने बता दिया कास्ट नागपुर के साथ में होता है, ठीक है, और एक्चुअल कैश सेटलमेंट ये भी हमने बता दिया है। तो उसके बाद में आपको पढ़ना है द फर्स्ट प्रोसीजर यानी कि सेंडिंग एडवाइस वाला, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए बाय सेंडिंग एडवाइस, ठीक है ना, जिसको कि 5.2 में क्या नाम दिया गया है, आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर, ठीक है। ये कहां होता है इसी को पढ़ना है। तो मालविका मैडम द फर्स्ट प्रोसीजर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। By sending advices to the Central Account Section of the Reserve Bank of India, Nagpur, by the accounts officers concerned to increase or decrease the balance of the government concerned per contra, decrease / increase of the other government with reference to the vouchers, schedules or other particulars of intergovernment transactions. These are initially treated generally as remittance transactions by the civil accountant general. कहाँ पढ़ रही मैम आप? क्या हुआ सर? एक नंबर हमने पढ़ने के लिए कहा है बोला ना इन फॉलोइंग केसेस, केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी, केस नंबर डी, केस नंबर ई, तो उसको पढ़ना मैम। अकाउंट्स ऑफ इंटरस्टेट सस्पेंस वो पढ़ना है। हाँ वो पढ़ना है। तो इंटर स्टेट सस्पेंस का वहां पे आपको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, सेंडिंग एडवाइस। तो ये कह रहा है कि सेंडिंग एडवाइस का प्रोसीजर कहां का अडॉप्ट करना है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में, और कहां करना है, रिपेमेंट ऑफ लोन। रिपेमेंट ऑफ लोन वाला कौन सा मामला था, 8658
00110 है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन। और क्या है मैडम, सी? करेक्ट सर। C है, एक मिनट, the special case of pensions including commuted value in respect of retired high court judges paid through state treasuries or public sector banks which are under certain constitutional provisions required to be charged on the consolidated fund of India pending recovery of equivalent amounts from the states concerned. Details of procedure in this regard are indicated in Article 5.8 below. बस बस, अब हम लोग सीधे 5.8 पे जंप करेंगे। इससे पहले कि हम लोग 5.8 पढ़ें, हम लोग ये समझेंगे कि मामला क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। आप लोग को पता है कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। हेलो, है ना? लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि आपकी जो सैलरी मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। आपको जो सैलरी मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन वो जो सैलरी मिलती है ना, वो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती है, मतलब उससे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, समझिएगा। देखिए, हम जो अकाउंट्स वाले हैं ना, अकाउंट्स वाले मैंने ए एंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ए एंड ई में क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे से केवल ऑडिट का पावर रखा गया है, ए का पावर ले लिया गया है, ई का पावर ले लिया गया है। तो ए एंड ई जो हमारे पास में है वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर है, समझे? और इसका तनख्वाह भी स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। हालांकि ऑडिट वालों का तनख्वाह भी वही देती है, ये बात सच है, ठीक है? लेकिन ऑडिट का पावर स्टेट गवर्नमेंट ले नहीं सकती है। तो आप कहिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, ये तो हम उटपटांग बात कर रहे हैं। ये उटपटांग बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर ही भारित होता है, समझे कि नहीं? एक होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, समझे? तो वो जो इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड पे है। शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद में ले लेती है। यही हाल हाईकोर्ट के जजेस का भी है। हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो तनख्वाह भी उनको कंसोलिडेटेड फंड से ही मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन हाईकोर्ट जजों की सारी सैलरी अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से ले ली जाती है। तो जब सैलरी ले ली जाती है तो पेंशन भी लिया जाता है, समझे? वही कह रहा है पॉइंट नंबर सी। क्या कह रहा है, एक बार जरा पढ़िए 5.8 को। इन केस हेयर पेंशन इंक्लूडिंग, आगे पढ़िए 5.8। Commuted value of pensions in respect of retired High Court judges who have served under state governments are, under certain articles of the Constitution, charged on the Consolidated Fund of India, but are subsequently recovered from the state governments concerned. The initial payment of यही मैंने आप लोगों को बताया। और ये केवल हाईकोर्ट के जजेस के मामले में नहीं होता, हमारी सैलरी का भी वही होता है, समझे? चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और बाद में रिकवर कर लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से। समझ गए आप लोग? हाँ यस सर। सर। यस सर। आगे पढ़िए। The initial payment of such pensions made through treasuries of public sector banks should be debited directly against the central balances in the central section of the state accountant general's accounts and shown as expenditure charge on the consolidated fund of India in terms of Article 112 in bracket 3D3 of the Constitution under the head. सर ये कौन सा पेंशन 2071 है ना, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशनरी चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस. The actual recovery from the state government should be effected by operating upon the head adjusting account between central and state governments and making हाईकोर्ट जजेस का पेंशन, ठीक है ना? इसके लिए हमने हेड देखा और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी सी में से, वो बनता है आपका कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल यहाँ लागू पड़ता है। तो 112/3/D का 15, ये याद कर लीजिएगा भाई। आर्टिकल 112/3 ब्रैकेट में डी
और ब्रैकेट में 3, समझे? अब आगे पढ़ते हैं। The actual recovery from the state government should be effected by operating upon the head adjusting account with the central and state government। तो यहाँ पे 2071 तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 8786 भी लागू पड़ता है। एडजस्टिंग अकाउंट विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ बोलिए। सर इनका जो माइनर हेड होता है ना इसका स्टेट गवर्नमेंट जजेस का, जो हाई कोर्ट जजेस है उनका माइनर हेड 106 है। 106 है, बहुत बढ़िया जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा बैच और हमारा यूट्यूब चैनल इतना आगे बढ़ रहा है, बता रहा हूँ। चलिए, और एक और चीज है सर, 114 उनका होता है प्रेसिडेंट का। हाँ 114 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो पेंशन है। ठीक है ठीक है, ये अपने सिलेबस में जो है अपने से वही पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो अपन खाली वही देखेंगे जो अपने सिलेबस में। ठीक है, वैसे आपने बता दिया तो ये भी रिकॉर्ड में आ गया, ऑन रिकॉर्ड, लेकिन थैंक यू फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा द एक्चुअल रिकवरी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अफेक्टेड बाय ऑपरेटिंग अपॉन द हेड एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज 8786, एंड मेकिंग नेसेसरी मॉनेटरी सेटलमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ द बैंक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 5.6। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाएंगे किस पे, 5.6 पे। चलिए 5.6 पे आते हैं एक बार, 5.6 चाहिए। हेलो सर ठीक है, अभी क्या है कि हम एक बात समझाते हैं आपको जो इसके अलावे है। ना ना ना, अभी तो 5.6 पे मत आइए वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी हम लोग 5.1 के लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने देखा ए बी सी, अब डी और ई देखेंगे। तो डी क्या है? डी है ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद आरबीआई रेमिटेंस ऑकरिंग इन द स्टेट नॉन बैंकिंग ट्रेजरीज। ठीक है, हेलो यस सर। हाँ सर। और ये रेमिटेंस का मामला है। रेमिटेंस के लिए कौन सा हेड होता है? 8782 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो 8782 में भी आपका आरबीआई के लिए एक हेड है, आप लोग को पता है? यस सर। 105 है क्या? बताइए तो चेक करके कौन सा वाला हेड है? 105 होगा। नहीं वो हाँ करेक्ट है, 105 रघुमार जी, 101 है जी। नहीं 101 तो पाओ का है। 101 कैश रेमिटेंस बिटवीन ट्रेजरी है, 105 आरबीआई रेमिटेंस है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बार मैडम आपने बाजी मार ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेमिटेंस ऑफरिंग इन द स्टेट नॉन बैंकिंग ट्रेजरी, बिल्कुल सही, आरबीआई रेमिटेंस। देखिए जब आप माइनर हेड के साथ में पढ़िएगा ना तो भूलने का सवाल ही नहीं है। और लास्ट का सच अदर केसेस may be specifically prescribed by the president on the advice of CAG, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर केसेस को कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? CAG की एडवाइस पे। क्लियर हो गया? करेक्ट सर, क्लियर सर। हुआ ना? सेकंड प्रोसीजर जो कैश सेटलमेंट है उसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, तो अपने को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5.2 हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या करने है बच्चा? ना अपने तुम कर लो जो करना है। कलर लेने आया ना, चलो कर लो। अपने काम कर ले। एक और वर्ड जो आपको यहाँ पे परेशान करेगा, जिसने मुझे भी परेशान किया था, वो आपको मैं बता देता हूँ, उससे थोड़ा फेमिलियर हो जाइए। देखिए आरबीआई के लिए हमने आपको बताया था, वो था कास, यानी कि सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर। बताया था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। जी सर।
हाँ सर, लेकिन हाँ जानते हैं सर, हर एक एजी ऑफिस में सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट, समझे, और स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट होता है। सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट और स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट होता है। और आपको जब ये वर्ड मिलेगा ना तो CSA हो जाएगा और SSA हो जाएगा, समझे। ये कास है और CSA दोनों में अंतर है, और ये CSA और SSA है वो एजी ऑफिस में होता है। ये वर्ड आपको बहुत परेशान करेगा, आप लोगों को लगेगा कि बैंक वाला ही बात है, लेकिन बैंक वाली बात नहीं है ये, समझे। हेलो जी सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां भी ये वर्ड आएगा ना उसको विस्तार में पढ़ने की बजाय हम उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे। कास हो जाएगा तो RBI यानी बैंक का होगा, और अगर कास नहीं हुआ CSA SSA हुआ तो एजी ऑफिस में होगा, ठीक है ना। करेक्ट। आगे बढ़े। यस सर। चलिए हाँ सर, 5.2 हमने देख रखा है, ऑल ट्रांजेक्शन, जो कि है आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये जो हमने देखा है इसका चैप्टर 5 का पार्ट 1 जो था इंट्रोडक्टरी था। एक बार जरा चैप्टर को अगर गौर से देखिएगा तो पार्ट 1 था इंट्रोडक्टरी, और अब हम लोग 5.2 वाला जो मामला है उसमें पार्ट 2 में घुस रहे हैं, और पार्ट 2 है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये सवाल है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट होगा कहां, एजी ऑफिस में। आगे और भी लिखा हुआ है अंडर द फर्स्ट प्रोसीजर का मतलब हो गया बाय सेंडिंग एडवाइस, ठीक है, टू सेंट्रल अकाउंट सेक्शन दैट इज कास्ट RBI नागपुर, ठीक है ना। और ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो होगा उसको एडवाइस भेजेगा कौन, हु विल सेंड एडवाइस, टू एजी ऑफिस। एजी ऑफिस में भी कौन सा सेक्शन, एसी सेक्शन। एसी सेक्शन का फुल फॉर्म क्या है, अकाउंट करंट सेक्शन। अकाउंट करंट। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और ये जो आपका एडवाइस भेजा जाता है किधर गया, ये वाला एडवाइस जो भेजा जाता है तो कौन से फॉर्म में भेजा जाता है, AC4 में, समझे कि नहीं। जी सर। हाँ सर, हेलो, ठीक है। हाँ सर, अब हम लोगों ने 5.2 के पहले पारा को डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, पहले ही हम लोगों ने तुरंत इसी क्लास में डिस्कस किया था। सेकंड पारा को देखते हैं जिसमें थोड़ी सी क्रूशियल बात है, वो क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट दैट इज 8786 फॉर ईच आइटम credit debit there shall be a corresponding debit credit under the same head in central section of accounts। ये CSA है, CAS नहीं है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां हमारे पास में 8786 का मसला है, जहां पे सेंटर और के बीच में, कर दो। क्या नाम है? समझिए स्कूल का नाम क्या है? जब भी हमारा इसका बाय सेंडिंग एडवाइस होता है, समझे कि नहीं, तो सेंडिंग एडवाइस के पहले हम क्या करते हैं, हम सेंडिंग एडवाइस के पहले इसका जो अपना एजी ऑफिस में सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट्स होता है CSA, समझे। यहां अगर हमने डेबिट दिया तो हमको SSA में क्रेडिट देना पड़ता है, स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, फिर से पैराग्राफ पढ़िए तब समझिएगा, एक बार फिर ठीक बताइए है। सर। तो ये बात फिर से पढ़िए, 5.2 का सेकंड पैराग्राफ फिर से पढ़िए मैडम, पढ़िए। in respect of adjusting account between central and state governments, for each item of credit debit there shall be a corresponding debit credit under the same head in central section of accounts
The contract हाँ, credit यहाँ पे debit क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं मैडम आगे मत पढ़िए। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेबिट और क्रेडिट दिया जाएगा वो दूसरे हेड में दिया जाएगा कि सेम हेड में दिया जाएगा। तो यहाँ पर मसला ये है कि सेंट्रल है ना, तो सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट्स में यही हेड होगा, यानी कि 8786 हेड ही होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ भी यही हेड होगा, 8786 ही होगा, स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट, समझे। दोनों में हेड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट को डेबिट दे दिया गया होगा तो स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट को क्रेडिट देना होगा, यही मसला है। समझ में आ रही बात आप लोगों को। और ये एजी ऑफिस का बुक है, ये जो बुक है ना सीएसए और एसएसए, हमने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि ये एजी ऑफिस का बुक है, ठीक है। हाँ, अब आगे पढ़िए, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग लिखा हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट डेबिट पढ़िए आगे। The contract credit debit in the central section of accounts should be to the appropriate final head. Example, in respect of central civil pension transactions occurring through state non-banking treasuries, sub-treasuries, or to such debit, deposit, suspense and remittance heads as per authorized for operation in the central section of accounts of the AG. Example, accounts of Union Territories accredited to the accountants general. बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं कहा गया है, वही कहा गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट डेबिट। हाँ, आपको ये पहले मैंने बता दिया है कि जो पेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ भी अगर चाहे तो स्टेट की नॉन बैंकिंग ट्रेजरी से पेंशन ले सकता है। अगर वैसी स्थिति में लेता है तो उसका सेटलमेंट करने के लिए सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट्स ने इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट और डेबिट देना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। हम लोग अब आएंगे 5.3 में, सेंट्रल सेक्शन, सेंट्रल ट्रांजेक्शन, ठीक है। 5.3 को ही पढ़ना शुरू कीजिए। Central transactions which are initially accounted for under adjusting account between central and state government in terms of Article 5.2 above, and which are frequently required to be settled weekly or at other prescribed intervals with the balance of the central government with bank during the course of a month without waiting for the closure of month's account should be consolidated by the Accountant General in Part 1 of the Register of Adjustment with Reserve Bank Form AC3, and advices should be sent by him in Form AC4 at periodical or other prescribed intervals to the central account section of अभी the देखिए, हाँ भूल गए, बस उसके बाद वही कास्ट नागपुर लिखा हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा गया वो क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जब सेंट्रल ट्रांजैक्शन होगा जो कि इनिशियली अकाउंट फॉर किया जाएगा इस हेड में 8786 में, ठीक है, एंड व्हिच आर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड वीकली, समझे कि नहीं, तो उसको हर वीकली सेटल करना रिक्वायर्ड होगा, समझे। तो जो भी आपका इसमें 8786 के मामले में होगा, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट वाले मामले में होगा, समझे कि नहीं, तो उसको सेटल कब करना होगा? वीकली, समझे कि नहीं, कब सेटल करना होगा? वीकली, ठीक है। हेलो, हाँ सर। लेकिन जानते हैं जब स्टेट वर्सेस स्टेट का मामला आता है ना, समझे कि नहीं, इसको वीकली सेटल नहीं किया जाता, इसको मंथली सेटल किया जाता है। समझ में आई बात आप लोगों को? जी सर। हाँ सर। दूसरी बात, इसी पैराग्राफ में यानी 5.3 में जो मैडम ने पढ़ा है वो ये है कि आपको क्लोजर ऑफ अकाउंट का वेट नहीं करना है कि जब अकाउंट क्लोज होगा तब हम सेटल करेंगे, नहीं, वो वीकली सेटल करते चले जाना है, समझे कि नहीं। आपको इसकी परवाह नहीं करनी कि अकाउंट क्लोज होगा तब हमको सेटल करना है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, अगले लाइन में जो लिखा हुआ है उसके लिए ये लिखा हुआ है विदाउट वेटिंग should be consolidated by the accountant general part 1 of the register of adjustment with RBI AC3। तो AC3 एक है रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट, तो AC3 जो है इसी में आपने देखा उसका नाम है रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट। और ये रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? एजी ऑफिस। अच्छा, जब आप क्लोजर ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं, आई एम टेलिंग अगेन
जब आप क्लोजर ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कोई पीडब्ल्यूडी का अकाउंट नहीं है जो एंड ऑफ द मंथ क्लोज होता है, आपको पता है ना। एजी ऑफिस में कोई भी अकाउंट कब क्लोज होता है? अगले महीने की 20, 22, 23 तारीख को क्लोज होता है। यानी कि अगर आपके पास में जनवरी का अकाउंट है, समझे, तो मे भी 23 फरवरी तक उसको क्लोज करती है एजी ऑफिस। इसकी बात हो रही है कि आपको जनवरी के अकाउंट के लिए 23 फरवरी तक का वेट नहीं करना है, समझे। इसमें जो डेट दिया गया है वो दिया गया 7th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। क्या दिया गया है? 7th of the succeeding month. समझे कि नहीं? कहा गया है कि 7th ऑफ सक्सीडिंग मंथ तक एजी ऑफिस को सारे के सारे ट्रांजैक्शंस भेज देने हैं। और किसमें भेजा जाएगा? यही लाइन में लिखा हुआ है, एन एडवाइस शुड बी सेंट बाय हिम इन फॉर्म AC4 एज प्रिस्क्राइब्ड और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल। समझे कि नहीं? तो ये जो पीरियोडिकल और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल है वो क्या है, वही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन किस फॉर्म में भेजा जाएगा? AC4 में। किस फॉर्म में भेजा जाएगा? AC4 में। तब देखिए हमने AC3 देख लिया। AC3 क्या है? यह है AC3, ये वाला है रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट। AC4 क्या है? एडवाइस है। किस कब भेजा जाएगा? यहाँ लिखा है पीरियोडिकल ना और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल। अब ये पीरियोडिकल और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल कहाँ लिखा है? लिखा है 5.4 में। तो 5.4 पढ़िए तो जरा। पीरियोडिकल इंटरवल और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल दोनों पढ़ना है। तो पहले 5.4 पढ़ेंगे पीरियोडिकल इंटरवल। तो पीरियोडिकल इंटरवल पढ़िए 5.4, पढ़िए। The central account section of bank will carry out the adjustment in the accounts of a month if the necessary advices relating to that month are communicated to it not later than the 7th of the succeeding month. The advice is issued. बस हम पूरा पारा भी नहीं पढ़वा रहे आपको हम ये बता रहे पीरियोडिकल इंटरवल, पीरियोडिकल और अदर, क्या लिखा हुआ था वर्ड? पीरियोडिकल और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल। तो ये पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल क्या है कि जो भी आपका अकाउंट आता है, जनवरी का अकाउंट होगा तो 7 फरवरी तक उसको आपको काश नागपुर को भेज देना है एडवाइस के माध्यम से, AC4 के माध्यम से, समझे। आप जनवरी का अकाउंट 22 फरवरी तक क्लोज करते हैं, आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। उसके बाद भेजेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी सेंट्रल ट्रांजैक्शन का मतलब होगा वेरी नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ द वेरी नेक्स्ट मंथ आपको उसको काश नागपुर को भेजना है, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन काश नागपुर। ये हो गया आपका पीरियोडिकल। और प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा 5.5 और 5.5 का पढ़िए, पढ़िए। प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल मिल जाएगा। इंटरगवर्नमेंट एडजस्टमेंट, Intergovernment adjustments in respect of transaction pertaining to a financial year will not be carried out by the bank in the accounts of that year if the necessary advice is not sent by the 15th of April of succeeding year at the latest. रुकिए, मेरे बुक में 25th है, आपके बुक में 15 है क्या? 25th, sorry sir, 25th है मैम। sorry गलती हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ रुक जाइएगा मैडम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में शुरुआत होता है अप्रैल से मई, जून, समझे, जुलाई, अगस्त से लेकर के फरवरी तक, ठीक है। जब ये सब अकाउंट आपको भेजने हैं तो अप्रैल का भेजेंगे 7 मई, है ना, मई का भेजेंगे 7 जून, जून का भेजेंगे 7 जुलाई, उसी तरीके से फरवरी का भेजेंगे 7 मार्च, ठीक है ना। लेकिन मार्च का 7 अप्रैल को नहीं भेजना है, समझे कि नहीं? मार्च का 7 अप्रैल नहीं होगा, समझे कि नहीं? अगर मार्च का 7 अप्रैल नहीं होगा तो मार्च का क्या होगा? मार्च का ये होगा, वो आपको पढ़ना है इसी 5.5 का अगले पन्ने में पढ़िए। जहां से मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए वहां से, या मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ। पन्ना पलट लीजिए आप लोग, पेज नंबर 59 मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी होगा। मैंने 5.5 का अगला पन्ना, द इंटरगवर्नमेंट ट्रांजैक्शन दस कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड दोज अराइजिंग फ्रॉम अ प्रिलिमिनरी ऑडिट ऑफ ट्रेजरी एंड डिपार्टमेंट क्लोजर ऑफ मार्च शुड बी एडवाइज्ड इन बैचेज। और जहां बैचेज है उसके बाद से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। should be advised in batches. Batches to the cash reserve bank on the 5th, 15th and तो कैश 20th. में कहाँ से? सेंट्रल अकाउंट सेक्शन। हाँ सर, वो कैश नहीं मैडम, काश है, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन।
CAS Reserve Bank on the 5th, 15th and 25th of April by telegram if necessary, or on the previous day if any of these dates is a holiday, for necessary adjustment against the balances of the governments concerned in the accounts of March. An advice of the adjustment should invariably be sent to the Central Account Section, Reserve Bank of India, Nagpur, on each of these dates, a nil statement being rendered when there are no adjustments to be communicated. The last advice to be issued on the 25th of April should include a certificate of the AG that no further adjustment will be intimated to the bank for inclusion in the accounts of the previous financial year. बस इसका मतलब क्या हुआ कि अमूमन आप ये जो आप भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? एडवाइस भेज रहे हैं। किसमें भेज रहे हैं? AC4 में भेज रहे हैं। एडवाइस कहाँ काम आता है भाई? कैशलेस, यानी कि उसके लिए ट्रांजैक्शन का जो बार-बार नाम मैं भूल जाता हूँ, टेलीग्राम, वो है बाय सेंडिंग एडवाइस, है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर जो बाय सेंडिंग एडवाइस वाला जो मामला है, ठीक है, बाय सेंडिंग एडवाइस वाला जो मामला है, उसमें आपको सेंटर और स्टेट के मामले में, यानी कि किस मामले में? 8786 के मामले में, ठीक है, आपको हर महीने के सक्सीडिंग मंथ की 7वीं तारीख को भेजना है। केवल मार्च के मामले में ये आपको 10-10 दिन के इंटरवल पे 5th, 15 एंड 25th हर बार भेजते जाना है, समझे? और जब 5 को भेजेंगे तब तो ठीक, तो नॉर्मल है। 15 को भेजेंगे तो भी नॉर्मल है। जब 25 को भेजेंगे तो उसमें एजी साहब हमारे सर्टिफिकेट लिख कर दे देंगे कि अब हमारे पास में और कुछ नहीं बचा है, ठीक है, और कोई सेटलमेंट नहीं बचा है। इसका जब सर्टिफिकेट जाएगा तब जाकर के ये क्लोज होगा। तो ये पैटर्न था जिसको भी आपके 5.3 में लिखा हुआ था पीरियोडिकल एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल। तो ये है पीरियोडिकल और ये है अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल, 5, 15 और 25 इन द केस ऑफ मार्च। समझ में आई बात? जी सर। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से 7 तारीख हॉलीडे रहेगा तो आपको 8 तारीख को जमा करने का छूट है या ना? एक दिन पहले होगा ना? नहीं सर, एक दिन प्रीवियस वर्किंग डे तब होगा। प्रीवियस वर्किंग डे सेम केस मार्च वाले में भी होगा, 5, 15 और 25 में भी। मान लीजिए कि 4 और 5 दोनों दिन शनिवार रविवार, तब आपको 3 को जमा करना होगा, समझ गए? 3 मार्च को या 3 अप्रैल को ही, सॉरी, ये तो मार्च का अप्रैल में जाएगा ना, ठीक है ना? हाँ हेलो? सर। हाँ सर। चलिए सर एक डाउट था सर, ये इंटरवल में क्यों भेज रहा है सर बार बार? 3 बार एवरी 10 डेज मार्च का अकाउंट जो होता है ना, हाँ, वो जो मार्च का अकाउंट होता है उसमें एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से। एक ही साथ बल्क में काम ना आ जाए, ओके सर, ठीक है ना? यस सर। हेलो? हाँ सर, ठीक है सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, इसके अलावा हम लोगों ने 5.5 तक देख लिया है, ठीक है ना? मुझे तो और इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जो छूट गया हो, सब मैंने कवर कर लिया है। 5.5 के साथ साथ हमने 5.8 भी देखा, 5.6, 5.7 यहाँ हम लोग कल भी पढ़ेंगे इसी टाइम पे, ठीक है, 9 बजे से। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। देखिए मैं